So now let's start how to install OCP cluster on bare metal using UPI method. आपको मालूम होगा OCP इंस्टॉलेशन के दो मेथड होते हैं, एक IPI एक UPI। ठीक है। वेयर मेटल में चॉइस नहीं है हमारी। वेयर मेटल में ऑलवेज एक ही मेथड सपोर्ट करता है जिसका नाम है UPI, यूजर प्रोविजन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। सो यूजिंग द UPI मेथड वी आर गोइंग टू सेट अप OCP क्लस्टर। UPI में नाम भी नेम से क्लियरिटी वैसे ऑल हो रही है कि यूजर को पहले मैन्युअली इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा। इंफ्रा का मतलब नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मशीन्स, मास्टर नोड, वर्कर नोड्स। मैन्युअली यू हैव टू कॉन्फ़िगर फर्स्ट ऑफ ऑल। देन OCP के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका इंस्टॉलेशन आप ट्रिगर करोगे बाद में। IPI का मतलब होता है कि एंड टू एंड स्क्रिप्ट में सब डिफाइन होता है पहले से। स्क्रिप्ट ही मशीन रेडी करता है अपने आप, स्क्रिप्ट में ही सॉफ्टवेयर डालना यानी कंपोनेंट रेडी करना उसके API के, सॉरी OCP के। वो एंड टू एंड ऑटोमेशन काइंड ऑफ है IPI। बट UPI में थोड़ा इनपुट है यूजर का पहले तो इन्फा बनाने में, फिर बाकी चीज़ें तो यहाँ भी ऑटोमेट है ही हैं ऑलरेडी। इंस्टॉलेशन तो ऑलमोस्ट OCP का ऑटोमेट है। बस बताना पड़ता है कि इतना कॉन्फ़िगरेशन चाहिए हमको, ये मेरे नोड्स हैं, इनका ये IP एड्रेस है। बाकी API शेड्यूलर ETCD कंट्रोलर्स जितनी भी सर्विस होती हैं वो अपने आप सेटअप हो जाती हैं बैकएंड में। ठीक है। तो UPI में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट इतना हमको मालूम होगा पहले से कि सर एटलीस्ट OCP का जो आर्किटेक्चर है उसमें दो टर्म्स होते हैं, मास्टर नोड और वर्कर नोड। तो कहीं ना कहीं आप जो क्लस्टर रेडी करोगे उसमें एक मास्टर नोड होगा और बाकी रेस्ट क्या होंगे, वर्कर नोड रहेंगे। ठीक है। बट प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं मैं अगर अभी, तो हर क्लस्टर में कम से कम मैनेजमेंट नोड जो होते हैं, जिसे कंट्रोल प्लेन बोलते हैं हम लोग, वो एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है। सो अकॉर्डिंगली प्रोडक्शंस इन टूडे इन दिस क्लस्टर वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर एटलीस्ट 3 मास्टर नोड। क्या होगा, मास्टर नोड 1, मास्टर नोड 2, मास्टर नोड 3, और एट लीस्ट एक मेरा होगा वर्कर नोड। एक क्या होगा, वर्कर नोड होगा। तो 5 नोड क्लस्टर हम लोग आज रेडी करके देखेंगे प्रोडक्शन। तो क्लास करके देंगे। ठीक है। अब OCP इंस्टॉलेशंस के लिए कुछ एडिशनल नोड हमको चाहिए। जैसे एक नोड होता है जिसको बोलते हैं हेल्पर नोड। क्या बोलते हैं, हेल्पर नोड या सर्विस नोड। हेल्पर नोड का मतलब, हेल्पर नोड का मतलब होता है जैसे सपोज करना, ये मास्टर नोड वर्कर नोड्स के बीच में DNS, इनका नेम रिजॉल्व होना चाहिए। इन्फा नोड ही नहीं, प्लस आगे चल के आने वाली API सर्विस, OCP का कंसोल, GUI जिसको बोलते हैं हम लोग, OCP का राउटर, राइट। तो ये दे आर मैनी सर्विसेज जिनको नेम के थ्रू हमें रिजॉल्व करना पड़ता है, जिनका नाम जब तक रिजॉल्व नहीं होगा सर्विसेज प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो नहीं पाएंगी। तो DNS इज मैंडेटरी। OCP इंस्टॉलेशन के लिए DNS शुड बी एग्जिस्ट, क्योंकि DNS के अंदर दे आर सम रिकॉर्ड्स जो डालने पड़ते हैं हमको। जैसे API का URL नाम से रिजॉल्व होना चाहिए, API का GUI कंसोल URL, एक होता है कमांड URL, वो भी नाम से पिंग होना चाहिए, एक होता है GUI URL। उसके अलावा ETCD का URL, उसके अलावा प्रोमेथियस का URL, राउटर का URL। तो ऐसे कुछ सेवरल URLs होते हैं जो नाम से रिजॉल्व करने पड़ते हैं हमको। तो सबसे पहले कम से कम एक DNS सर्वर होना मस्ट है। और DNS में कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। वो रिकॉर्ड्स इंडस्ट्री में भी आपको इंसर्ट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि लर्निंग स्टेज से मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो सर जो DNS रिकॉर्ड बनाओगे
वो रिकॉर्ड एवरीवेयर काम करेंगे या सिर्फ लर्निंग स्टेज से काम में आएंगे? नहीं, दे आर कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, जहां भी चलता है ओसीपी क्लस्टर कंपनी के अंदर। तो कुछ ऐसे नेम होते हैं एपीआई के, वो रिजॉल्व प्रॉपर होने चाहिए, नाम से रिजॉल्व होने चाहिए। तो नेम से रिजॉल्व करने वाला जो कंसेप्ट है सब आपको मालूम होता है पहले से, कि डीएनएस हमारे इन्फ्रा में होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में डाउट आता है कि मेरी कंपनी में डीएनएस पहले से कॉन्फ़िगर है, तो क्या मैं नया डीएनएस सेटअप बनाऊंगा? नहीं। फिर आप क्या करोगे, जो भी नए रिकॉर्ड्स होते हैं, जिनकी बात मैं आगे करूंगा अभी, वो रिकॉर्ड्स बस करना है क्या तुम लोग को, अपने कंपनी के एग्जिस्टिंग डीएनएस में इंसर्ट करा देना है बस। फिर आपको नया डीएनएस रेडी नहीं करना है। फॉरवर्ड जॉन में, रिवर्स जॉन में जाके कुछ नए रिकॉर्ड्स आपको बस प्लेस कर देने हैं। यू विल नॉट कॉन्फ़िगर न्यू डीएनएस सर्वर देन। बट हमारे पास अभी डीएनएस पहले से कॉन्फ़िगर नहीं है, तो हम एक स्क्रैच लेवल से प्रॉपर एक डीएनएस रेडी करके देखेंगे पहले। उसके बाद हेल्पर नोड के अंदर एक सर्विस कॉन्फ़िगर होगी जिसको बोलते हैं एचए प्रॉक्सी। एचए प्रॉक्सी हमें क्यों चाहिए? ऑब्वियसली कि यार तुम्हारे पास मल्टीपल मास्टर नोड हैं, 3 मास्टर नोड का मतलब 3 एपीआई। तो मेरा जो वर्कर नोड होगा वो एक्नॉलेज किस एपीआई करेगा सर? या मैं जो भी इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करूंगा, मैं जो भी कमांड चलाऊंगा, सो वी हैव 3 एपीआई सर्वर। मेरे लिए एपीआई सर्वर कौन सा काम करेगा सर? तो तीनों एपीआई के ऊपर एक आईपी होगा, वीआईपी, जिसको बोलते हैं एचए प्रॉक्सी का आईपी। वो मेरी रिक्वेस्ट को आगे एपीआई पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तीनों एपीआई को एक सिंगल आईपी से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली एक डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। एचए प्रॉक्सी वाई बी रिक्वायर्ड ऑन टॉप ऑफ द मास्टर नोड। ये प्रोडक्शन में वैसा होता है, प्रोडक्शन सेटअप में भी आपको एचए प्रॉक्सी या कोई एक्सटर्नल लोड बैलेंसर आपको चाहिए। ठीक है, जैसे ये मेरे 3 मास्टर नोड हैं, तीनों मास्टर नोड के अंदर अलग अलग एपीआई सर्विस कॉन्फ़िगर जब हो जाएगा यार, तो मेरा जो वर्कर नोड होगा वो किस एपीआई को इंफॉर्मेशंस एक्नॉलेज करेगा? एपीआई सर्वर उस वर्कर नोड के लिए कौन सा एक्ट करेगा? या मैं एक यूजर हूं, मैं कोई कमांड ट्रिगर करूंगा यहाँ से, तो मेरी कमांड को हु विल लिसन? मेरी कमांड के लिए प्राइमरी लिसनर कौन होगा? 3 एपीआई मेरे लिए। तो देर विल बी, इन तीनों के ऊपर एक बैलेंसर होगा। बैलेंसर के ये है एंड पॉइंट्स, दे आर बैकएंड्स। और बैलेंसर कहता है कि आई क्रिएट वन फ्रंट एंड। मेरा एक फ्रंट एंड आईपी होगा जो इन तीनों सर्वर को आगे प्रेजेंट करेगा क्लाइंट के लिए और सभी वर्कर नोड के लिए। कोई भी एक्नॉलेज करेगा एपीआई को तो क्वेरी पहले मेरे पास आएगी, फर्दर आई डिस्ट्रीब्यूट, फर्दर आई पास टू क्वेरी। वो क्वेरी मैं आगे एपीआई से को पास कर दूंगा। ठीक है, तो ये एच ए प्रॉक्सी हो सकता है बैलेंसर, जरूरी नहीं है कि एच ए प्रॉक्सी इज मैंडेटरी। एटलीस्ट वी शुड हैव बैलेंसर। अब मेरे पास हार्डवेयर डिफाइंड बैलेंसर तो है नहीं लर्निंग स्टेज से, प्रोडक्शन में माइट भी कंपनी के पास F5 होगा, तो वो एच ए प्रॉक्सी की तरह काम कर सकता है। अभी लर्निंग स्टेज से एच ए प्रॉक्सी को वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर फॉर लोड बैलेंसर। अंडरस्टूड? देन डीएनएस एच ए प्रॉक्सी, उसके अलावा मैं एक सर्विस सेटअप और करूंगा, HTTPD। वैसे HTTPD बहुत जरूरी सर्विस नहीं है, लेकिन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में ना, जितने भी पांचों नोड्स होंगे, मास्टर नोड, वर्कर नोड्स, तो इन सभी हार्डवेयर के अंदर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा मैन्युअली बार बार।
तो मैं क्या करूंगा, रेदर देन इंडिविजुअल मशीन बूट करके मैं अपाचे नाम के सर्वर से कोर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ओसीपी का, आपको मालूम होगा कि रेड ने क्या किया है आज के टाइम पर। दे हैव डेवलप कोर ओएस, RHCOS। ठीक है। जो RHEL बेस्ड है, RHEL बेस्ड है, बट उसमें बहुत कुछ ऑप्टिमाइज है। लाइट वेट है, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा उसमें हाई है। और कंटेनर टेक्नोलॉजी, यानी कंटेनर बेस्ड एक कस्टम ओएस डेवलप किया है रेड ने, जिसका नाम है RHCOS। तो सर जितने भी आपके मास्टर नोड हैं, वर्कर नोड्स हैं, इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कौन सा करोगे आप? तो ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी RHCOS कोर ओएस। इंटरनेट से डाउनलोडिंग करूंगा और मैं उसको अपाचे नाम के वेब सर्वर के ऊपर रख दूंगा, और बाद में सभी मशीन के अंदर में क्लोन करके उसको डायरेक्टली बूट कराऊंगा मशीन को RHCOS से। देखना एक बार। तो HTTPD नाम की सर्विस मतलब वेब सर्वर हमको चाहिए क्यों? शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज और इंस्टॉलेशन, मास्टर वर्कर। उसके अलावा कुछ इग्निशियन फाइल्स होती हैं। इग्निशियन फाइल्स होती हैं, क्या होती हैं टेक्निकली देखेंगे हम लोग। ओके। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशंस मैं सभी नोड के अंदर क्लोन करूंगा, कहाँ से बैठ के? वेब सर्वर से पहले मैं शेयरिंग करूंगा, और फिर हर एक मशीन में लॉगिन करके मास्टर नोड वर्कर नोड के ऊपर जाके ये फाइल में क्लोन करना स्टार्ट कर दूंगा। ओके। इसके अलावा मुझे DHCPD सर्वर चाहिए। DHCP सर क्यों चाहिए? क्योंकि डेफिनेटली या तो सभी मशीन में लॉगिन करके आईपी तो स्टैटिक मैनुअल आईपी आप करो कॉन्फ़िगर, या DHCP से मैं क्या करूँगा, सबके लिए जितने मेरे मास्टर वर्कर नोड्स हैं उनको एक आईपी एड्रेस अलाइन करूंगा। एक प्राइवेट आईपी दूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर नोड को, जितने मेरे नोड्स हैं मास्टर वर्कर नोड्स। ठीक है। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करके देगा आपको DHCP। उसके बाद मुझे एक फायरवॉल चाहिए। फायरवॉल की हेल्प में क्या ले रहा हूं अभी? एक्चुअली जो इन्वायरमेंट में रेडी कर रहा हूँ ना, ये एयर गैप इन्वायरमेंट नहीं है। एक इन्वायरमेंट होता है एयर गैप्ड। एयर गैप्ड का मतलब होता है कि सभी सिस्टम में इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, दे आर रनिंग इन डिस्कनेक्टेड मोड। बट अभी जो सेटअप बनाऊंगा मैं, ये ऑनलाइन सेटअप है। एक्चुअल में ऑनलाइन का मतलब होता है कि हेल्पर नोड के वाया सभी मशीन में नेट चलेगा। हेल्पर नोड जो होगा ना, वो मेरे लिए प्रॉक्सी का काम करेगा। मेरा पहले इंटरनेट हेल्पर नोड में आएगा, और हेल्पर नोड से मैं क्या करूंगा, आईपी फॉरवर्डिंग के थ्रू इंटरनेट सभी सिस्टम में अलाउ कर दूंगा। यानी डायरेक्ट इंटरनेट तो सब में अलाउ नहीं है, राइट? कोई भी इंटरनेट चाहिए किसी मशीन को, मास्टर नोड वर्कर नोड्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर कम्युनिकेटिंग हेल्पर नोड, और हेल्पर नोड के पास दो निक कार्ड होंगे देखना। एक निक कार्ड के ऊपर मैं इंटरनेट चलाऊंगा, और एक निक कार्ड के ऊपर मैं प्राइवेट आईपी चलाऊंगा फॉर इंटरनल कम्युनिकेशंस, फॉर DHCP कॉन्फ़िगरेशन। तो फायरवॉल के थ्रू मैं क्या करूंगा, पैकेट की मैस्कुरेडिंग करूंगा। मैस्कुरेड का मतलब होता है कि इस इंटरफेस का ट्रैफिक इस इंटरफेस पे जा सकता है, और इस इंटरफेस का ट्रैफिक इस इंटरफेस पे ट्रेवल कर सकता है। तो प्राइवेट ट्रैफिक को बाहर निकालने के लिए इंटरनेट के ऊपर, और इंटरनेट का पैकेट अंदर लाने के लिए बीच में मुझे एक फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो रेड हैट लिनक्स हेल्पर नोड में मैं क्या करूंगा, कोई RHEL का एक ऑपरेटिंग सिस्टम करूंगा इंस्टॉल। हेल्पर नोड में कोर ओएस होना कंपलसरी नहीं है। हेल्पर नोड एक सेपरेट एडिशनल नोड है। सो इसमें RHCOS नाम का जो ओएस होता है वो होना जरूरी नहीं है। आई विल कॉन्फ़िगर सिंपल RHEL लिनक्स, RHEL 8 पॉइंट समथिंग करके मैं ओएस डालूंगा इसके अंदर। पर आपको मालूम होगा RHEL के अंदर फायरवॉल नाम की सर्विस बाय डिफॉल्ट आती है।
अब फायरवॉल कंपनी प्रोस्पेक्टिव मैंडेटरी नहीं है एक्चुअल में, लेकिन प्रोडक्शन एनवायरमेंट्स में क्या होता है, राउटिंग्स इंटरनेट देना है कि नहीं देना है, ये हमारे नेटवर्क इंजीनियर्स राउटर्स के थ्रू मैनेज करते हैं चीज़ों को। हमको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के फायरवॉल की नीड नहीं पड़ती है कंपनी के अंदर। तो फायरवॉल इज नॉट मैंडेटरी इन दी कंपनी इन्वायरमेंट। अभी लर्निंग स्टेज से मेरे पास कोई राउटर नहीं है सेपरेट, कोई स्विच नहीं है कि मैं कंपनी को इंटरनेट देना है कि नहीं देना है, नेटिंग के थ्रू देना है, कैसे देना है। तो मैं डायरेक्टली हेल्पर नोड से इंटरनेट बाईपास कर रहा हूँ सभी मशीन के ऊपर। तीनों मास्टर दोनों वर्कर नोड के ऊपर मैं इंटरनेट पास कर दे रहा हूँ। ठीक है। सो दैट इज बाय फायरवॉल डी मुझे रिक्वायर्ड है अभी। सो दे आर 5 सर्विसेज जो मैं सेटअप करूंगा अभी जल्दी जल्दी से हेल्पर नोड के ऊपर। तब मैं अपना इंस्टॉलेशन यहाँ से ट्रिगर करूंगा। ओके। एक बात और है बस, जब ओसीपी इंस्टॉलेशंस, ओसीपी का इंस्टॉलेशंस व्हेन वी एग्जीक्यूट, तो ओसीपी इंस्टॉलेशन में सबसे पहले एक बूटस्ट्रैप नोड बनता है। ये बूटस्ट्रैप नाम ही इसका बूटस्ट्रैप है, क्लस्टर को बूट करना। यानी डायरेक्टली मास्टर नोड वर्कर नोड में ना सर्विसेज कॉन्फ़िगर नहीं होती। पहले क्या होता है ओसीपी का, एक छोटा सा डमी क्लस्टर बनता है। इट इट स्टार्ट, इट डिप्लॉय स्मॉल ओसीपी वन नोड क्लस्टर, देन इट पुश द कॉन्फ़िगरेशंस ऑन मास्टर नोड। यानी मास्टर नोड में जितनी सर्विसेज कॉन्फ़िगर होती है ना, उन सर्विसेज को पुश करता है बूटस्ट्रैप नोड। बूटस्ट्रैप नोड करता है क्या, पहले टेम्पररी एक क्लस्टर एसएनओ टाइप से, एक सिंगल नोड का एक छोटा क्लस्टर रेडी करता है। फिर तीनों मास्टर नोड को आपस में ज्वाइन कराता है, उनमें सर्टिफिकेट डालना, उनको सर्टिफिकेट में ज्वाइन करवाना, उनमें ईटीसीटी कॉपी करना। ठीक है, स्क्रिप्ट लेवल पे सब काम होता है अपने आप। तो इन्होंने क्या कर रखा है, बूटस्ट्रैप नोड को पूरी नॉलेज दे रखी है। पूरा इंस्टॉलेशन एंड टू एंड ये बूटस्ट्रैप नोड करके आपको दे देता है। वंस इंस्टॉलेशन हैज डन, देन यू कैन टर्मिनेट द बूटस्ट्रैप नोड। फिर बाद में इसकी नीड नहीं पड़ती हम लोगों को। तो टोटल देयर विल बी 6 मशीन, 3 मास्टर, 2 वर्कर, एक बूटस्ट्रैप नोड और एक हेल्पर नोड होगा। तब जाके आपका 5 नोड क्लस्टर रेडी होगा, जिसमें से बूटस्ट्रैप नोड को मैं टर्मिनेट कर दूंगा बाद में। सिर्फ परमानेंटली मेरे 5 नोड ये चलेंगे और एक नोड मेरा हेल्पर नोड चलेगा हमेशा। बूटस्ट्रैप नोड को 24/7 चलाने की नीड बाद में नहीं पड़ेगी मुझे। ओके। सभी मशीन का कॉन्फ़िगरेशन कम से कम 4 सीपीयू, कम रैम वैसे दे सकते हो बट मेरे पास रैम इनफ है, तो 16 GB रैम। ठीक है, 4 CPU, 16 GB रैम। ओके। सब में 4 4 CPU और 16 16 GB रैम दे दूंगा मैं। वर्कर नोड पे थोड़ा कम कर सकते हैं अभी, जैसे वर्कर नोड पे 2 CPU, 2 GB रैम से काम हो जाएगा, 2 या 4 GB से काम हो जाएगा, इतना भी नीड नहीं है हम लोग को। ठीक है। जिनको लगता है कि रिसोर्स थोड़ा कम है, तो मैं सर वर्कर नोड ना बना के 3 मास्टर नोड से काम कर लेता हूँ तो चलेगा। 3 मास्टर नोड को वर्कर नोड मान लेना, वही मास्टर वही वर्कर नोड। तो अलग से फिर 2 वर्कर नोड की नीड आपको नहीं पड़ेगी। ओके गाइस। सर अगर मास्टर एक ही मास्टर नोड बनाए तो चल सकता है ऐसा? एक दो मास्टर नोड वर्कर नोड एक दो एक ज्यादा मास्टर मान। नोड रेडेट ने बंद ही कर दिया दोस्त, बनता नहीं है। ओके। उस वो फिर एसएनओ ही बोलते हैं उसको, अच्छा ठीक है, चलेगा जो सर। आपने बोला है, एक मास्टर नोड वाला सेटअप। ओके चलेगा सर। ठीक है। सो फाइनली अभी क्वेश्चंस माइंड में ये आता है कि मेरे पास 5 फिजिकल सर्वर्स तो अवेलेबल नहीं है यार। एज यू मेंशन वी आर गोइंग टू परफॉर्म वेयर मेटल इंस्टॉलेशन। तो वेयर मेटल में मशीन्स कहाँ से आएंगे, 5 फिजिकल सर्वर कहाँ से आएंगे। तो डेफिनेटली आप जानते होंगे, हम क्या करेंगे किसी वर्चुअलाइजेशन के अंदर, इन दी VMware Oracle वर्चुअल वर्क्स, KVM टेक्नोलॉजी। सो वी विल क्रिएट रॉ मशीन, वर्चुअल मशीन्स, राइट।
सो उन वर्चुअल मशीन्स को यू विल एक्ट एज अ 5 फिजिकल सर्वर्स। यू डू नॉट हैव ना 5 सर्वर्स, बट आपको ऐसा मानना है कि ये जो डायग्राम में 4 5 मशीन बनेंगी अभी, ये मेरी कंपनी में दे आर फिजिकल सर्वर्स, जिनके ऊपर हम ओसीपी इंस्टॉलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले आई एम गोइंग टू क्रिएट हेल्पर नोड। मैंने जल्दी जल्दी क्या किया, पहले एक हेल्पर नोड बना लिया RHEL 8.10 का। किसका? रेड हैट 8.10 की ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO मेरे पास पहले से अवेलेबल है। तो मैं जल्दी से एक हेल्पर नोड सेटअप कर रहा हूँ। हेल्पर नोड को मैंने अभी 2 CPU मेरे पास इनफ है हार्डवेयर, तो मैंने 4 CPU दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने इसको 16 GB या 8 GB रैम दे दिया। हेल्पर नोड को कम भी दे सकते हैं, इतना इनफ, इतना नीड नहीं ज़्यादा। सर थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दीजिए, फॉन्ट बहुत छोटा है या। फॉन्ट छोटा दिख रहा है भाई वो। हाँ सर बहुत छोटा है। अभी दिख जाएगा बड़ा, ये तो डिफॉल्ट इतना ही आता है। ब्रिज अडेप्टर मैंने लिया लिया अभी बाई डिफॉल्ट, और मैंने इसको 50 GB हार्ड ड्राइव दे दिया। 50 से आप 100 भी कर सकते हो इसको, 100 GB हार्ड ड्राइव दे दिया इसको मैंने। ये मेरा एक VM सेटअप हो गया। इसमें एक नेटवर्क कार्ड और ऐड करना है आपको दोस्तों। 2 नेटवर्क कार्ड सर क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने बोला था आपसे कि मैं एक नेटवर्क कार्ड पर नेट चलाऊंगा इंटरनेट, और दूसरे नेटवर्क कार्ड के ऊपर मैं इंटरनल कम्युनिकेशंस कराऊंगा विद मास्टर वर्कर नोड्स। एक प्राइवेट इंटरफेस लगाऊंगा मैं, और एक पब्लिक इंटरफेस लगाऊंगा इंटरनेट के लिए। प्राइवेट फॉर DSCP इंटरनल, और इंटरनेट के लिए सेपरेट नेटवर्क कार्ड होगा मेरे पास। ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक नेटवर्क कार्ड और ऐड कर लिया सिस्टम के अंदर। इसका टाइप भी मैंने ब्रिज कर दिया। 2 नेटवर्क कार्ड लगा के मैंने जल्दी से क्या किया, यहाँ से इसमें मैंने CD-ROM लगा के, ये मेरे पास RHEL 8.10 की ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO पहले से अवेलेबल है। होपफुली तुम्हारे पास होगा, नहीं तो इंटरनेट से डाउनलोडिंग कर लेना। और ये इंस्टॉलेशन से यहाँ से मैंने प्रोसीड कर दिया। पहले जल्दी से वी आर कॉन्फ़िगरिंग हेल्पर नोड। हाँ सुनील बोलो। अच्छा राम सर, एक चीज कंफ्यूजन हो रही थी। ये बूट स्ट्रैप नोड भी क्या एक इंडिविजुअल नोड है या कि? हाँ, अभी सेपरेटली मैं RSCOS कोर OS के थ्रू एक मशीन सेटअप करूंगा, और उस मशीन को भी मैं OCP, उसके ऊपर भी मैं कुछ मैनिफेस्ट होती हैं OCP की, वो क्लोन करूंगा। वो अपने आप को पहले बूट करेगा, मास्टर नोड में अपने कॉन्फ़िगरेशन पुश करेगा, बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तीनों मास्टर नोड आपके क्लस्टर में ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, ठीक है। देखिए और ये प्रैक्टिकल। हेल्पर हेल्पर नोड को ही तो बोल रहे सर, बैसन नोड किसे बोलते हैं? वो बूट स्ट्रैप वाला नोड है या वैसा कि? नोड तो एक अलग से, कभी वो सेटअप बन गया OCP क्लस्टर, अब कंपनी तुमको डायरेक्टली मास्टर नोड पर लॉगिन नहीं दे रहा है, किसी सेपरेट नोड से लॉगिन करवा रहा है। वो तो जंप सर्वर भी होता है, उसे जंप हाँ, वो सर्वर वैसा बोलते नोड हैं। जंप सर्वर बोल सकते हैं। ओके। हाँ आशुतोष बोलो। सर मुझे ये पूछना था कि आपने जैसा डायग्राम में बताया था कि 3 मास्टर नोड है एंड HA प्रॉक्सी के थ्रू उस पर रिक्वेस्ट जाएगी, तो वो आपस में सिंक रहते हैं क्या, तीनों हाँ मास्टर नोड? डेफिनेटली ETCD डेटाबेस चलता है बैकएंड में। तो वो और सारा रेप्लिकेट होता है बिल्कुल, तीनों मास्टर? ETCD में एक एल्गो होती है। हम्म। एल्गोरिथम का नाम मैं अभी भूल गया अचानक से। राफ्ट राफ्ट। राफ्ट। यस। राफ्ट एल्गो पे काम करता है ETCD। तो आपने एक बात ये पूछी, लेकिन तीनों में से प्राइमरी कौन होगा, तो तीनों एक्टिव नहीं होते दोस्त। एक होता है लीडर, बाकी होते हैं मेंबर। ओके। जो लीडर होता है ना दोस्त, वो ETCD डेटाबेस में चेंजेस करता है। जो मेंबर होते हैं वो सिंक करते हैं बाई बाई डिफॉल्ट। जब लीडर डाउन जाता है तो ऑटोमेटिकली कोई एक आप अनदर आ नोड जाएगा। बिकम लीडर। करेक्ट। तो ETCD डेटाबेस एक, ETCD दो, ETCD तीन, तीन डेटाबेस हैं इसमें से, लेकिन चेंज एक में हो रहा है, और बाकी सब में सिंक हो रहा है किसके थ्रू? राफ्ट के थ्रू। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। कोई पूछे इंटरव्यू में कि 3 मास्टर नोड में से हु विल बी लीडर,
तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हम मालूम कर सकते हैं, कमांड होती है एक मालूम करने वाली कि तीनों में से कौन सा लीडर है। पर लीडर का इलेक्शन मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है। लीडर का मतलब क्या होता है, तीनों लीडर क्यों नहीं है, कोई आपसे पूछे इंटरव्यू में तो क्या बोलोगे आप? तीनों लीडर इसलिए नहीं होते कि तीन क्वेरी आया बाहर से, अलग अलग एपीआई ने ईटीसीडी में राइड करना स्टार्ट कर दिया दोस्त, तो डाटा करप्ट हो जाएगा। नहीं समझे? ईटीसीडी डेटा करप्ट हो जाएगा ना, तीनों लीडर एक साथ राइड करेंगे तो एपीआई के उसमें ईटीसीडी के अंदर। राइट सर। अंडरस्टूड ना? हम्म। तो आपको क्या एक बोलना है? डेटाबेस है, 3 रेप्लिका है। आपको हमेशा ये बोलना है इंटरव्यू में कि नहीं, ईटीसीडी, ईटीसीडी जो डेटा है एक्चुअल में वो मल्टी राइट नहीं है, मल्टीपल नोड से एक साथ राइट नहीं कर सकते उसको। उसमें एक ही एपीआई राइट करेगा, बाकी सिंक करेंगे। दैट इज वाई दो डेटाबेस, दो नोड होते हैं स्लेव मोड में, यानी मेंबर मोड में, और एक होता है, हाँ, एपीआई की गेट क्वेरी दे कैन एक्नॉलेज, बट जो पुट क्वेरी आती है ना, वो लीडर ही करता है परफॉर्म बस। आर यू गेटिंग क्या बोला मैंने? गेट एक्नॉलेजमेंट आपके मेंबर से आ सकती है, बट राइट ऑनरशिप एक के पास होती है, जो लीडर होता है। सर इसका वही सिंपल से मतलब एक्टिव स्टैंड बाई वाला फंडा है। हाँ, यस एक योगेश। एक एक एक्टिव रहेगा, बाकी सब स्टैंड बाई पर रहेंगे। जैसे डाउन होगा दूसरा एक्टिव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली होगा, बाकी स्टैंड जी। बाई। सो है राम सर। हाँ, आप बोलते जाओ, साइड बाय साइड इंस्टॉलेशन में कर रहा हूँ, प्रोसीड, बोलो। ओके सर। सर जहाँ तक मुझे पता है कि 3 इंफ्रा नोड होता है, 3 वर्कर नोड होता है, और मतलब सही बोला है आपने। रेड हैट जब 3.x इंस्टॉलेशन करता था ओसीपी का, हम्म। राइट, तो यस। 3.x में एक टर्म्स यूज करता था एनसीबल की इन्वेंट्री फाइल में, इंफ्रा नोड। राइट। इंफ्रा नोड, एक तो इंस्टॉलेशन की टेक्निक वाज द एनसीबल, और व्हेन वी राइट द इन्वेंट्री फाइल तो हमको बताना पड़ता था कि ये 3 मास्टर नोड हैं, ये वर्कर नोड्स हैं, 3 इंफ्रा नोड है। तो जनरली दोस्त वो इंफ्रा नोड होते क्या थे, वो इंफ्रा नोड भी वर्कर नोड ही थे, बट उसके ऊपर हम कुछ सर्विस लाते थे ओसीपी की, जैसे डॉकर रजिस्ट्री, ओसीपी का यस। राउटर। ओके। ठीक है, ओसीपी की रजिस्ट्री, ओसीपी का राउटर। सो दीज आर इंटरनल ओसीपी सर्विसेज जो आज भी चलती हैं, पिक्चर में तो रहती हैं। और अभी सर ये जो अभी हमें इंफ्रा नोड खुद आगे चल के वी विल डिसाइड कि मेरे ओके। पूरे क्लस्टर में से डॉकर रजिस्ट्री, प्रोमेथियस सर्वर, राउटर कंसोल, कोर डीएनएस, सो दे आर सम इंफ्रा सर्विसेज जिनको तुम किस किस नोड पे रखना चाहते हो। राइट। तो उस नोड को मैं एक लेवल दूंगा, और मैं अपनी डिप्लॉयमेंट फाइल से बोलूंगा डिप्लॉयमेंट आपको हमेशा इस नोड पे चलना होगा। तो इंफ्रा नोड कोई नोड नहीं है, जस्ट दे आर सिंपल वर्कर नोड्स। उस वर्कर नोड में से आपने कुछ वर्कर नोड को डेडिकेट कर दिया है इंटरनल सर्विसेज के लिए बस। एंड वन मोर थिंग, लाइक जो कोर ओएस आपने बोला आरएचओएस यूएस, ओके, सो वो हम लोग ने भी मतलब किया था इंस्टॉलेशन। सो वो आरएचएल 8.5 पे हम लोग ने उसको रिबूट किया, फिर उस पे भी हमने डाला था, like, मतलब वर्कर आरएचएल। नोड में चॉइस है, वर्कर नोड में इंस्टीड ऑफ आर एस सी ओ एस हम्म। यू गेटिंग आर एच एल एज वेल, बट मास्टर नोड पर चॉइस नहीं है अभी। ओके। मास्टर नोड शुड बी कोर ओएस बेस्ड, आर एस सी ओ एस ओके। कॉपी कंट्रोल। वर्ड। हाँ, तो जब हम इनपुट नोट रेड हैट प्रिंट ने एक सेकंड वर्कर नोड पे चॉइस दे रखी है आपको, कि अभी भी आपको लगता है कि मेरी कंपनी में मुझे आर एस सी ओ एस पे नहीं जाना, मैं आपका जो आर एच एल आता है मार्केट में वो यूज करना चाहता हूँ, तो यस, देर अ पॉसिबिलिटी। बट रिकमेंडेशन तो नहीं है, आपने यूज किया होगा, बट अगर आप रेड से टिकट रेज करोगे तो हाईली दे रिकमेंड नहीं, आपको आर एस सी ओ एस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हाईली आर एस कस्टमाइज। यूज कैसा है सर? आरएचएल 7.5 8.5 इंस्टॉल किए, फिर उसके ऊपर हम लोग ने ना जब बूट कर रहे थे ना, तो वो एज अ बूटिंग के लिए हम लोग ने सी एस ओ को यूज किया, फिर उस पे बूट किया सर्वर को, ऐसा किया था। हम्म। मतलब रेड हैट का ही पर्सन आया था इंस्टॉलेशन के लिए भी, सो उन्होंने अपना ही पर्सन दिया था। तो हमारा मतलब प्रोजेक्ट है कोटक लाइफ इंश्योरेंस। तो वर्कर ओके। नोड में आर एच एल इंस्टॉल किया था आपने, हाँ सर। तो कोई रीजन पूछा था उससे आर एस सी ओ एस इंस्टॉल क्यों नहीं किया? किया था उसने सर, किया था। मतलब वो कैसा इंस्टॉलेशन ना, मतलब हमारा कोर ओएस जो है ना, ओएस है आरएचएल 7 8.5, फिर उसके ऊपर कोर ओएस उसने इंस्टॉल किया, वन ऐसे पॉइंट क्यों नाइन करेगा, जीबी ऐसे क्यों का। करेगा कि पहले एक आर एच एल फिर कोर ओएस दोबारा, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा?
आई डोंट नो सर, इसलिए पूछा आपसे कि ऐसा कैसा हो उसने सकता है कि मशीन को फिर। सिर्फ बूट कराया होगा आर एच एल आईएसओ से बस। नहीं, एक आरएचएल बार पहले। मशीन को बूट करने के लिए हमको एक आईएसओ फाइल चाहिए बस। और नहीं मशीन सर। बूट कर गया, बूट करने के बाद देन वी कैन पुल RHCOS OS। यस सर, ऐसा क्योंकि दोनों आईएसओ अलग अलग हैं। हाँ, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब आप बता रहे हो कि पहले आर एच एल डाला नहीं था उसने, RHCL से मशीन को सिर्फ बूट किया था ओनली। नहीं, आरएचएल डाला था, आरएचएल का इंस्टॉलेशन किया था, फिर उसके बाद बूटिंग के लिए कोर ओएस से बूट किया था उसने। नहीं, आप उसको ऐसा पकड़ नहीं था। पाए दोस्त। नहीं नहीं, मैं समझाता हूँ क्या बोलना चाहता हूँ ना, देखना एक बार। क्योंकि एक हार्ड ड्राइव में दो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी डुअल बूट समझ में आता है, बट पैरेलली दो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहा है, देयर इज नो लॉजिक ना। देखेंगे। चलो, तो अभी मैं मीन वाइल क्या करता हूँ। जाफर, आपका क्या क्वेरी है? सर मेरी क्वेरी यही कि अभी हम इंस्टॉलेशन करेंगे ओपनशिप की, 5 क्लस्टर बनाएंगे। तो उसमें हर क्लस्टर में 3 3 मास्टर होगी। और उसमें बूटस्ट्रैप वगैरह हमारा एक सर्वर पे होगा, क्योंकि हम 5 5 क्लस्टर बनाएंगे ना, स्टेजिंग के, प्रोडक्शन के, और दूसरा टेस्टिंग के। हम्म। तो उसकी इंस्टॉलेशन किस तरह होगी, वो तो हम डायरेक्ट सर्वर पे करेंगे ना। कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट स्पेसिफिक कर रहा हूँ मैं, इसी तरह होती है जैसे कर रहा हूँ परफॉर्म अभी। इसमें इतना होगा कि डीएनएस वगैरह पहले से कॉन्फ़िगर रहेंगे, दोबारा नहीं करेंगे। बाकी तो प्रोसेस ऑलमोस्ट ही रहेगा। और 3 3 मास्टर होंगे हर क्लस्टर में। हाँ, 3 मास्टर नोड रहेंगे, ये रिक्वायरमेंट है इसकी। और उनकी जो प्रॉक्सी होती है, वो अलग अलग होंगी या सारों के लिए एक ही होगा। प्रॉक्सी मतलब क्या बोलना चाहते हो, समझ नहीं पा रहा मतलब। एच ए प्रॉक्सी जो आपका हेल्पर अलग नोड अलग है ना। नोड स्पेसिफिक ऐसे प्रॉक्सी कहाँ होता है? क्लस्टर वाइड होता है ऐसे प्रॉक्सी। जी। हेल्पर नोड एक ही होगा। हेल्पर नोड, डीएनएस रिकॉर्ड बनेंगे दो अलग अलग। जी हेल्पर नोड एक ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग नीड नहीं है आपको। ठीक है। बट उनके उनके डीएससीपी कहाँ से आएंगे वो आपको देखना पड़ेगा। तीन इन्वायरमेंट है आपके पास अलग ना, डैप प्रॉड। जी जी तो जी प्रॉड का आईपी कहाँ से आएगा, डैप का आईपी कहाँ से आएगा। और प्रॉड के जो होस्ट नेम होंगे वो अलग होंगे। प्रॉड का जो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम बनाएंगे हम लोग, प्रॉड डॉट समथिंग करके, वो अलग बनेगा डीएनएस के अंदर। कुछ चीजें यूनिक रखनी पड़ेंगी आपको, आई मीन। जी। तो पहले एक बार ये इन्वायरमेंट समझो, फिर इसका डुप्लीकेसी बनाना एक और क्लस्टर, तो क्या क्या यूनिक चाहिए वो समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा सर, जो रेड हेड की टीम होती है वो तो हेल्प करेगी ना इसमें। हाँ, रेड का इंटरप्राइज सॉल्यूशन ले रहे हो आप, पैसा दे रहे हो, तो डेफिनेटली ये उनका एक्चुअल में एग्रीमेंट ही है ना, बिजनेस इंटरप्राइज पे जाके रहे हम लोग। एंड टू एंड जी दिस सर। प्रोवाइड सपोर्ट। ओके। ठीक है हाँ दोस्तों। सर, फिर हम्म। RHCOH फिर रिकमेंडेड है क्या वर्कर नोड के लिए? हाँ, जैसे मैंने भी जहाँ भी प्रैक्टिस किया है उसमें RSCOS रिकमेंडेड है। बट एक पॉसिबिलिटी कोई पूछे कि प्रैक्टिकली क्या वर्कर नोड पे RSCL से काम हो जाता है, तो RHCL सपोर्ट करता है। ओके। अब थोड़ा वहां से आप लोग माइक को म्यूट रख लो। कुछ पहले परफॉर्म करके देखते हैं, फिर क्वेश्चंस लेता हूँ मैं आप लोगों के। सो फाइनली हेल्पर नोड मेरा इंस्टॉलेशन चल रहा है साइड में। मीन वाइल आई एम क्रिएटिंग मास्टर 1। ठीक है। ये मेरा ओसीपी का ओसीपी मास्टर 1। इसको मैंने दिया 4 CPU, 16 GB रैम। ठीक है। 100 GB हार्ड ड्राइव। ऐसे ही क्रिएट न्यू, इसको नाम दिया OCP master 2। 4 CPU, 16 GB रैम, अडेप्टर कार्ड नेट, हार्ड ड्राइव 100 GB। वर्कर नोड इवन बाद में ऐड कर लेंगे। अभी एटलीस्ट 3 मास्टर नोड रेडी कर लेते हैं, फिर वर्कर नोड ऐड करके दिखा दूंगा बाद में आपको। ठीक है। 4 CPU, 16 GB रैम, ब्रिज, 100 GB हार्ड डिस्क। एक बूटस्ट्रैप नोड और रेडी करना पड़ेगा अलग से।
लिनक्स, ये नाम दिया ओसीपी बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब मीनवाइल जब तक सेटअप चल रहा है इसका इंस्टॉलेशन साइड में, इंटरनेट से कुछ कोर ऑपरेटिंग सिस्टम की आईएसओ वगैरह ये सब आपको डाउनलोडिंग करनी पड़ेगी। तो जल्दी से एक काम करना आप लोग, साइड में एक कंसोल खोलना, क्रोम में जाना, और console.redhat.com एक यूआरएल है। और रेडिट का ऑब्वियसली आपके पास अकाउंट पहले होना चाहिए। रेडिट पे अपना यूजर नेम पासवर्ड आपका होना चाहिए। तो जैसे मैं राम डॉट, ये मेरा अपना पर्सनल यूआई, अपना यूजर नेम है। तुम लोग अपने यूजर नेम पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर जाना। आपका आईडी हम लोग यूज नहीं कर सकते राम सर? कर लो, अब तो सब कर लो, हमारा भी यूज कर लो, क्या करोगे। सॉरी। हमारा है ही क्या है अब, ये भी हमारा यूज कर लो आप। लगे आज सपोर्ट केस भी खोल देंगे। इस टाइम मेरे से कुछ मना नहीं होती किसी से अब, जो कहता हाँ कर लो यार, जो हो रहा है कर लो। मैच्योरिटी आ रही है सर 1 साल के बाद। 1 साल हो गया ना, तो मैच्योरिटी आ रही है धीरे धीरे। 2 साल के बाद बिल्कुल ही नहीं मना करोगे सर आप? हाँ, 2 साल के बाद जीमेल भी यूज कर लो, पासवर्ड भी ले जाओ। तेरा तुझको अर्पण घर के पे भी अलग है आ जाओ। मेरा। एग्जाम में आपको ही बिठा देते हैं। रेडेड अभी ऑप्शन ही दे रहा है ये वाला। ठीक है दोस्तों है, तो फाइनली क्या हो गया, ये लॉगिन अकाउंट आपके पास होगा, और लॉगिन करने के बाद रेडेड ओपनशिफ्ट सर्विस में जाना, और यहाँ से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, RSCOS जैसे बोला मैंने, और कुछ फाइल्स होती हैं जो काम की हैं ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन टाइम, वो आपको चाहिए। तो डैशबोर्ड पे जाना, यहाँ से तुमको क्या करना पड़ेगा, 1 सेकंड के लिए डैशबोर्ड पे जाना, क्रिएट क्लस्टर डेटा सेंटर में, डेटा सेंटर आपको ऑप्शन चूज करना है, और डेटा सेंटर में वेयर मेटल पे जाना है। फुल कंट्रोल फीचर्स हमको चाहिए। अब यहाँ से कुछ लिंक्स होंगी, देखना है। एक तो सर्टिफिकेट फाइल की नीड पड़ेगी, देखना हमको अभी, फुल सीक्रेट। ये फुल सीक्रेट का मतलब क्या है, एक टेलीमेट्री सर्विस होती है ओसीपी में, वो मेरे क्लस्टर को रेड हैट के नेटवर्क से करेगी रजिस्टर्ड बैकएंड में। और रेड हैट मुझे 60 डेज का एक ट्रायल एक्टिवेट करके मेरे क्लस्टर में दे देगा मुझे। 60 डेज के बाद जो मैं क्लस्टर रेडी कर रहा हूँ, ये एक्सपायर हो जाएगा, दोबारा मुझे फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं डेवलपर अकाउंट से कर रहा हूँ इसको इंस्टॉल। रेड हैट का मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है अवेलेबल, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, तो ये पुल सीक्रेट अभी मुझे आगे यूज करना पड़ेगा। उससे पहले एक इसमें एक लिंक है, कॉपी लिंक एड्रेस पे जाना, और यहाँ से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इमेज मिल जाएंगी आप लोग को। जैसे लेट्स सी, आज हम करके देखते हैं इंस्टॉलेशन 4.16 कर लेते हैं, ओसीपी का इंस्टॉलेशन 16 वर्जन अभी स्टेबल है। तो 4.16 की जो आईएसओ है, यहाँ से मिल जाएगी आपको। वैसे मेरे पास आई थिंक आईएसओ पहले से पड़ा भी होगा, कोर ऑपरेटिंग सिस्टम का आईएसओ ऑलरेडी आई थिंक है, तो टाइम को बचाने के लिए। 4.16.3 है मेरे पास दोस्तों, RHCOS। ये मुझे कहाँ से मिला है, मैं इतना आपको हिंट दे देता हूँ। 4.16.3, कोई भी ऑप्शन यहाँ से आप चूज करना ऑप्शन, ये कोई वर्जन यहाँ से आप लोग, जैसे मैंने जो डाले देखा अभी कौन सा है, 3 इसमें आई थिंक अभी नहीं दिखा रहा है। सर है 3 है।
आप देख लेना, 3 ना मिले तो कोई वर्जन भी आप यहाँ से। नीचे दिखा रहा है 3 दिख क्या? बस सामने है। हाँ ये है, वैसे दिख गया, ये रहा। तो इसमें आईएसओ फाइल पड़ी हुई है दोस्तों ना, RS CUS आईएसओ फॉर्मेट में होगी। नहीं दिख रही ना इसमें? अच्छा लिंक आई थिंक ये नहीं है, एक सेकंड इसको बैक करो। इसमें ना OCP में जाके क्लाइंट्स होगा, क्लाइंट में OCP लिंक तो यही है, लेकिन इसमें RS CUS, अरे यार सॉरी, ये लिंक है नीचे वाला, ये देखो, डाउनलोडिंग RS CUS हो, यहाँ से मिल जाएगा आपको। उस लिंक पर भी काम का चीज है कुछ, अभी इंफॉर्मेशन वहां से भी उठाऊंगा मैं, बट यहाँ से तुमको मिल जाएगा RS CUS का ISO। ये देखो ये आ गए, 4.16 वर्जन के लिए ये पड़े हुए ISO। मैंने आई थिंक इसमें से ये वाला उठा रखा है, 4.16.3, ये मिल गया देखो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ISO डाउनलोडिंग होना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। अब इस ISO फाइल का काम कब आएगा? इस ISO फाइल से मैं क्या करूंगा, इन सभी मशीन को बूट कराऊंगा, देखना। इन मशीन्स को मैं, ये कंप्लीट ISO नहीं है लेकिन, ये सिर्फ मिनिमल फाइल है जो सिस्टम को बूट करेगा। तो जो मुझे लग रहा है कि भाई बोल रहा था कि मेरी कंपनी में RHL 8 डाला गया था पहले, ऐसा नहीं होगा। RHL 8 की इमेज से पहले उन्होंने सिस्टम को बूट किया होगा आई थिंक, जैसा मुझे लग रहा है। तो यहां से मैंने क्या किया, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराने के लिए ये वाली जो ISO होगी ना, ये मुझे इंसर्ट इंसर्ट करनी पड़ेगी। सॉरी, इन सभी मशीन के अंदर मुझे ये वाली ISO इंसर्ट करनी पड़ेगी। बस अभी तो मैं मशीन को पावर ऑन नहीं कर रहा हूँ, बस DVD इंसर्ट करके छोड़ दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। अब वापस चलते हैं हेल्पर नोड के ऊपर, क्योंकि इन मशीन्स को भी अभी बूट करने का फायदा नहीं है, इनको DSCP चाहिए IP के लिए, बहुत कुछ चाहिए इनके ऊपर अभी हमको, फाइल्स वगैरह। तो पहले सर्विस नोड रेडी करते हैं जल्दी से, तब करेंगे बात। अभी सेटअप हो रहा है मीनवाइल। एक काम और करना पड़ेगा, इन मशीन को एक बार पावर ऑन करके ऐसे, और सभी को वापस एक बार बंद कर देना इस तरह से। इनका ना मैक एड्रेस मिल जाएगा आपको फिर, क्योंकि इनका जो IP एड्रेस है ना, वो मैं DSCP में जाके मैक बाइंडिंग के थ्रू प्रोवाइड करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि बार बार IP एड्रेस चेंज ना हो जाए इनका। अरे ठीक है, आपके लैपटॉप का रैम 32 GB रहेगा ना, ये सब सेटअप कर रहे हो तो मोर देन 16 GB? मेरा तो हार्डवेयर 64 GB रैम है मेरे पास तो। हम्म। 32 GB में आप लोग का स्लो चलेगा काफी, एक बार ट्राई करके देखना। कम से कम ज्यादा ना हो तो 48 तो कम से कम रैम होना चाहिए दोस्त, मल्टी नोड के लिए। वरना वही। फिर SNO ही आपके लिए प्रैक्टिस इनफ है, 32 GB रैम अगर आपके पास है तो। हम्म। हाँ, ये मशीन्स को पावर ऑन करने के बाद ना फायदा आपका ये हो जाएगा कि इन मशीन्स के ऊपर तुमको बाद में एक मैक एड्रेस की नीड पड़ेगी। ये देखो, ये मैक एड्रेस मैं आगे चल के ना कहीं पे कॉपी कर लेता हूँ पहले, नोट पैड के अंदर। अब इस मैक एड्रेस को मैं आगे यूज करूंगा। ये मेरा मैक एड्रेस मास्टर नोड का है, और ये मेरा जो मैक एड्रेस है, ये मास्टर नोड 2 का है, और ये मेरा जो मैक एड्रेस है वो मास्टर नोड 3 का है, और ये मेरा मैक एड्रेस बूटस्ट्रैप नोड का है। ये सभी के मैक एड्रेस आ गए, इनको मैं आगे यूज करने वाला हूँ DSCP के अंदर। ठीक है। अच्छा एक काम जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, परफॉर्म एक्स्ट्रा, वो प्रोडक्शन में नहीं करना आप लोग को। मुझे एक काम करना पड़ेगा, इन सभी मशीन की जो मैनिफेस्ट है ना, ये वाली जो मैनिफेस्ट है, OCP बूस्ट बूटस्ट्रैप मास्टर, तुमको एक काम करना पड़ेगा, इसकी मैनिफेस्ट में जाके एक लाइन होती है,
यूआईडी सर। वो होता क्या, थोड़ा वेट करो बता दूंगा, बट अभी एक पैरामीटर आपको याद करना पड़ेगा। एक UUID करके ना एक पैरामीटर होता है। वरना ये मशीन क्या है ना, जैसे ही मैं कोर ऑपरेटिंग सिस्टम डालूंगा और जैसे ही मशीन को रिबूट करूंगा, तो ये कोर ऑपरेटिंग सिस्टम से ही BM अपनी आएंगे। उसका एक रीजन है। सर डिस्क एनेबल यूयूआईडी, डिस्क डिस्क एनेबल इनेबल। यूयूआईडी। हाँ, ये एक पैरामीटर होता है। ये तुमको थोड़ा सा सभी VMware की जितनी मैनिफेस्ट होती है BMs की, उसमें तुमको इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ जाके ऐसे लिख दो बस ट्रू। सेम नोड 2 की फाइल में जाओ, 1 की हो गई, 2 की फाइल में गए, सेव किया। ऐसे ही नोड 3 की फाइल में जाना है, सेव किया। ऐसे ही बूटस्ट्रैप। बस, सॉरी। अब आपका ये सब काम ऑलमोस्ट हो चुका है रेडी। अब बस आपको सर्विस नोड सेटअप करके मशीन्स को बूट कर देना है और इंस्टॉलेशंस को प्रोसीड कर देना है। देखो, तो ये मेरा नोड रेडी हो गया, सर्विस नोड। अब इस नोड पे मैं लॉग इन करके जल्दी से, और एक डॉक्यूमेंट आपको फॉलो करना है बस। गिटहब पे जाना है और एक इंस्टॉलेशंस के कुछ स्टेप होंगे, इन स्टेप को परफॉर्म कर देना जल्दी जल्दी। ये सब काम हम लोग कर चुके हैं। अब हमको बस एक रेपोजिटरी क्लोन करना है जिसमें DHCP की फाइल पड़ी है, पहले से DNS की फाइल पड़ी हुई है, अपाचे की फाइल पड़ी हुई है। ज़्यादा टाइम हमको लिखना है, फाइल राइट नहीं करना है हम लोग को। सैंपल पहले से डेवलप हो रखे हैं, बस उसको समझते जाना है। एक सेकंड में जल्दी लॉगिन कर लेता हूँ। इस मशीन का मैं IP एड्रेस निकाल के ना इसको पुटी सेशन से लॉगिन कर लेता हूँ। वन 192.168 1 डॉट। ये इंटरनेट का IP है। प्राइमरी इंटरफेस का IP जो है ना, वो इंटरनेट का IP है। ये मेरा हेल्पर नोड हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस हेल्पर नोड के ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए मुझे। सबसे पहले DHCP, HTTPD, फायरवॉल डी। तो वो जो सर्विसेज के नाम है यहाँ लिखे हुए हैं, ये सेम डॉक्यूमेंट आप फॉलो करते जाओ। एक काम करना पड़ेगा, पहले तो आपको इस मशीन पर यम करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर। यम कॉन्फ़िगर क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमको पैकेज चाहिए। हमको पैकेज चाहिए ना, HTTPD का, DHCP का, DNS का पैकेज। वो कहाँ से आएगा? वो DVD में से आएगा एक्चुअल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कॉन्फ़िगर यम रेपोजिटरी।
सर जीपीजी चेक्स। जीपीजी चेक, हाँ। सही तो है। अच्छा, स्पेलिंग कर दो जीपीजी की। हाँ, जीपीजी चेक, जीपीजी। ये गिट का पैकेज तो रिक्वायरमेंट थी नहीं। इस पैकेज को इंस्टॉल करने का रीजन तो ये है सिर्फ कि एक रेपोजिटरी है। इस रेपोजिटरी के अंदर ना जितनी मैनिफेस्ट हमको चाहिए, डीएससीपी की कॉन्फ़िग फाइल, अपाचे की कॉन्फ़िग फाइल, डीएनएस की कॉन्फ़िग फाइल, तो वो फाइल आपको बनाने की नीड नहीं है, पहले से सैंपल पड़े हुए हैं। ठीक है, ये देखो, इस फोल्डर के अंदर पहले से क्या हो रखा है, डीएनएस के कॉन्फ़िगरेशंस, एचए प्रॉक्सी के कॉन्फ़िगरेशंस, सब पहले से पड़े हुए हैं। बड़े सैंपल्स को हमें यूज करके सिस्टम में कॉपी कर करके सर्विस को स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले सर्विस कौन सी बता रहा है कि एक तो आप एक काम करो, पहले सिस्टम में स्टैटिक आईपी दो। जो आपका सर्विस नोड है उसमें दो आईपी एड्रेस की बात मैंने की थी आपसे, एक पब्लिक आईपी, वो तो पहले से कॉन्फ़िगर है, ये मेरे इंटरनेट को चलाएगा। और ये सेकंड इंटरफेस जो होगा मेरा, वो मेरे मशीन्स को बूट करेगा, जो मेरे प्राइवेट नोड बनाऊंगा मैं अभी, देखना। तो ये बता रहा है किसी भी रेंज का अकॉर्डिंगली कंपनी इन्वायरमेंट अपना कोई आईपी यहाँ पे डिफाइन कर दो। ठीक है, इस रेंज का आईपी जो होगा ना वो मेरे हर एक नोड पे जाएगा, देखना, मास्टर पे, वर्कर पे। तो इस क्लस्टर को बनाने के लिए मैंने क्या माना कि 192.168.22 की रेंज का नेटवर्क मैं चला रहा हूँ अभी। ठीक है, तो लिनक्स में आईपी सेटअप कैसे करते हैं, एक कमांड है nmcli कनेक्शन ऐड, कनेक्शन का नाम सेम नाम ले लिया जो इंटरफेस का नाम है, ENS 192। इंटरफेस का नाम भी ENS 192 है। टाइप इथरनेट ऑटो कनेक्ट यस, IP4 192.168.22.1/24। क्या बता रहा है, अच्छा पहले से बता रहा है इस नाम का कोई कनेक्शन बना हुआ था, तो पहले वाले कनेक्शन को मैंने हटा दिया और दोबारा से नया कनेक्शन ऐड कर दिया। तो मेरे मशीन में क्या हो गया, उस इंटरफेस पे का आईपी आ गया 190.168.22.1। अब एक काम बोल रहा है कि एक काम करो, एक कमांड चलाओ, NMTY एडिट इंटरफेस का नाम। ये काम क्यों करवा रहा है पता है ये, NMTY और इंटरफेस का नाम, इस इंटरफेस का जो गेटवे है ना, वो बता रहा अपना जो खुद खुद का आईपी है वही तुम्हारा गेटवे है, ऐसे बता रहा है। तो मैंने 127, कुल मिला के मुझे इस सिस्टम में इंटरनेट देना है, प्राइवेट नेटवर्क के लिए बाईपास करवाना है। ओके, और यही इस मशीन का डीएनएस है। इसी मशीन के ऊपर मैं क्या करूंगा, डीएनएस रेडी करूंगा, देखना। और डीएनएस का डोमेन नेम क्या लूंगा, जितने मेरे क्लस्टर नोड होंगे ना, जितना मेरे एपीआई के रिकॉर्ड्स रहेंगे, सबको OCP.LAN से मैं रिजॉल्व कराऊंगा, देखना, नाम से। ठीक है दोस्तों, और बोल रहा है ये राउट आपका लेकिन डिफॉल्ट राउट नहीं है सबके लिए, नेवर यूज दिस नेटवर्क फॉर डिफॉल्ट राउट। बस नीचे जाओ और क्रिएट कर दो। अब बता रहा है फायरवॉल के थ्रू एक काम कर दो जल्दी से, एक सिस्टम को इंटरनेट पे ले जाओ, एक इंटरफेस को एक्सटर्नल जोन में ले आओ, और एक इंटरफेस को कहाँ ले जाओ, इंटरनल जोन में ले जाओ, जिससे इस पे इंटरनेट चलता रहेगा, इस पे इंटरनेट नहीं चलेगा। NMCLI, हमारे केस में जो प्राइवेट इंटरफेस है मेरा कौन सा है, ये वाला है। और जो मेरा एक्सटर्नल इंटरफेस है जिसको मैं इंटरनेट से कनेक्ट कराऊंगा, वो ये है।
जिसका नाम क्या है, ENX 160 है बस। और एक बार वेरीफाई कर लो, बोल रहा है कि आपके इंटरफेस एक्टिव हुए कि नहीं हुए। नहीं हुए ना ये तो पब्लिक इंटरफेस में दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने फायरवॉल को रिलोड नहीं किया है। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, फायरवॉल को रिलोड करना पड़ेगा। नहीं, अभी भी एक्सटर्नल इंटरफेस में चला गया है 160, और ये हमारा 192 चला गया है इंटरनल में, बट इंटरनल यहाँ आ नहीं रहा है। तो एक काम करो, इस कमांड में हाइपन हाइपन लिखो परमानेंट। परमानेंट ऑप्शन होता ही नहीं है ना, परमानेंट। नहीं, एक काम करना पड़ेगा दोस्तों। प्रॉब्लम ये हो रही है, ये जो इंटरफेस है ना मेरा, ऐसा तो नहीं है एक बार नेटवर्क मैनेजर सर्विस को रीस्टार्ट कर दूंगा तो हो जाएगा आई थिंक। हाँ ठीक है, हो गया। अभी एक्सटर्नल में आपका इंटरफेस 160 चला गया है, और इंटरनल में इंटरफेस आपका 192 आ गया है, ठीक है। फायरवॉल को रिलोड कर दो एक बार, बोल रहा है, और आईपी फॉरवर्डिंग ऑन कर दो। ये होता है मैस्कुरेडिंग, इसको बोलते हैं आईपी फॉरवर्डिंग। यानी कोई पैकेट इंटरनल से एक्सटर्नल पे जा सकता है, और एक्सटर्नल से इंटरनल पे ट्रैफिक आपका आ सकता है अब, ठीक है। ये था आपका आईपी फॉरवर्डिंग वाला काम, इंटरनेट अलाउ करने वाला काम पहले। अब सेकंड बोल रहा है कि प्लीज कॉन्फ़िगर डीएनएस सर्वर। तो डीएनएस का पैकेज नेम ये होता है, बाइंड हाइपन यूटिल्स। अब आपका डीएनएस क्या हो रहा है, डीएनएस सर्वर रेडी हो रहा है। डीएनएस की जो कॉन्फ़िग फाइल है वो कहाँ रखी हुई है, ये डीएनएस की कॉन्फ़िग फाइल है। इसने पहले से जो फाइल रेपोजिटरी में कॉपी करके दिया था ना मुझे, मैंने वही फाइल सीधा कॉपी कर दिया है। ये देखो, ये मशीन हमारे लिए डीएनएस सर्वर वाला काम करेगा, ठीक है। और आगे चल के बता रहा है कि फॉरवर्ड जॉन और रिवर्स जॉन की दो फाइल होंगी, OCP.len नाम का डोमेन होगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड जॉन रिवर्स जॉन की फाइल यहाँ पहले से बनी हुई है, बस कॉपी कर देना है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दो जॉन बने हुए हैं, यानी कंपनी में आपको एक काम करना पड़ेगा, जिनके पास पहले से डीएनएस कॉन्फ़िगर है कंपनी के अंदर, वो क्या करेंगे, बस एक रिकॉर्ड ये, एक बूटस्ट्रैप का रिकॉर्ड, तीन मास्टर नोड के रिकॉर्ड, जितने वर्कर नोड्स हैं उनके रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड्स हैं इंटरनल एपीआई के। एपीआई सर्वर हमारा इंटरनली कैसे रिजॉल्व होगा, ये उसके रिकॉर्ड हो गए दोस्तों। ये तीन रिकॉर्ड हैं ईटीसीडी के, बस। ये रिकॉर्ड्स आपको, एक रिकॉर्ड है आपके कंसोल के लिए, ओसीपी का कंसोल जो होगा ना, वो ये कंसोल है ओसीपी का, जो बाहर से मैं ओपन करूंगा, देखना, ठीक है। इसके बाद डीएनएस की सर्विस को स्टार्ट कर देना है, और फायरवॉल में डीएनएस को ऐड कर देना है, ठीक है। फायरवॉल में डीएनएस को ऐड कर दिया, डीएनएस की सर्विस को स्टार्ट कर दिया, डीएनएस आपका रनिंग आ गया। अब सेकंड सर्विस बता रहा है कौन सी। अच्छा, एक बात बोल रहा है कि एक काम और कर दो यार, जो आपका नेटवर्क कार्ड है ना दूसरा वाला, उस नेटवर्क कार्ड को भी इसी डीएनएस से पॉइंट कर दो पहले। उस वाले नेटवर्क कार्ड को भी इसी डीएनएस से पॉइंट कर दो, किस कमांड से, ईएनएस 160 वाला जो इंटरफेस है, उसके ऊपर भी यही वाला डीएनएस डाल दो। दोनों इंटरफेस का एक ही हमारा डीएनएस है, ठीक है।
और डोमेन नेम क्या बता रहा है? डोमेन नेम बोल रहा है ये भी डालना पड़ेगा क्या? इसकी नीड नहीं है वैसे, सिर्फ डीएनएस डाल के बोल रहा है एक काम कर दो, इग्नोर ऑटोमेटिकली ऑप्ट इन डीएनएस सर्वर, यानी पब्लिक डीएनएस को ऑप्ट नहीं करना है अपने आप, हमारा खुद का अपना प्राइवेट डीएनएस है वो आपको रखना है। ठीक है, इग्नोर ऑटोमेटिकली ऑप्ट इन डीएनएस को टिक कर देना है, और देन ओके करने के बाद नेटवर्क मैनेजर को रीस्टार्ट कर देना है। इसके बाद डीएससीपी करना सेटअप। नाउ वी आर कॉन्फ़िगरिंग डीएससीपी सर्वर। अब डीएससीपी की जो फाइल होगी ना ईटीसी के अंदर, डीएससीपी के अंदर बता रहा सैंपल फाइल मैंने बना के आपको दिया बाय डिफॉल्ट। इस फाइल में जाओ आओ, इस रेंज का आईपी आपको देगा 192.168.22 रेंज का, हर नोड पर इस रेंज का आईपी आएगा। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप नोड को कौन सा आईपी चाहिए बताओ? तो बूटस्ट्रैप नोड को बाय डिफॉल्ट ये वाला आईपी दिया जा रहा है, और बूटस्ट्रैप का जो मैक एड्रेस होगा ना वो यहाँ के बाइंड कर दो आप, जैसे मैक एड्रेस, जिससे उसका आईपी कभी चेंज ना हो। ये बूटस्ट्रैप का आईपी हो गया, और ये हमारा, सॉरी ये मास्टर वन का आईपी हो गया, मैक एड्रेस नॉट आईपी। ठीक है, ये मास्टर टू का मैक एड्रेस हो गया, और ये मास्टर थ्री का मैक एड्रेस हो गया। अभी वर्कर नोड मेरे पास है नहीं, वरना उनकी मैक बाइंडिंग कर देता मैं अगर साथ के साथ, वो बाद में करूंगा। अभी फाइल को सेव कर दे रहा हूँ और डीएससीपी सर्विस को रिस्टार्ट कर दे रहा हूँ। डीएससीपी फायरवॉल में ऐड कर दिया और डीएससीपी को स्टार्ट कर दिया। डीएससीपी अप आ गया। उसके बाद अपाचे नाम की सर्विस चाहिए मुझे, कुछ इमेजेस, कुछ इग्निशन फाइल्स होती हैं ओसीपी की, वो यहाँ से मैं शेयरिंग कराऊंगा देखना। तो आई नीड टू कॉन्फ़िगर अपाचे नाम की सर्विस। HTTPD, ये अपाचे नाम की सर्विस का पोर्ट नंबर चेंज करवा रहा है। क्यों? क्योंकि आगे चल के ना इसी नोड के ऊपर ये एच ए प्रॉक्सी नाम की सर्विस सेटअप करवाएगा, और अपाचे का पोर्ट नंबर और एच ए प्रॉक्सी का पोर्ट नंबर सेम ही होता है। तो बता रहा अपाचे नाम का पोर्ट नंबर 8080 कर लो, और एच ए प्रॉक्सी को 80 पोर्ट पे रन कर लेना। तो इस कमांड से क्या कर रहा है, ये अपाचे का पोर्ट नंबर चेंज करवा रहा है, और सर्विस में अपाचे पोर्ट नंबर को फायरवॉल में ऐड करवा रहा है। फायरवॉल में ऐड होने के बाद अपाचे नाम की सर्विस को स्टार्ट करवा रहा है। अब इसमें फाइल शेयरिंग के लिए कुछ फाइल्स होंगी जो आगे आएगी देखना, तब शेयरिंग करेंगे। अभी सर्विस सेटअप करके छोड़ दिया है। कौन कौन सी फाइल्स हैं जो मैं हेल्पर नोड से ट्रांसफर कराऊंगा देखना। नाउ ही इज कॉन्फ़िगरिंग कॉन्फ़िगरिंग एच ए प्रॉक्सी। अब ये एच ए प्रॉक्सी सेटअप कर रहा है। एच ए प्रॉक्सी में कौन कौन से रूल डालने पड़ते हैं हमको, उसकी सैंपल फाइल पहले से, जो रेपोजिटरी मैंने क्लोन गिटहब से किया था उसमें वो सैंपल दिया हुआ है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इस एच ए प्रॉक्सी में कुछ रूल्स डाले गए हैं एपीआई के लिए। एपीआई सर्वर के 4 नोड हैं, एक बूटस्ट्रैप नोड होगा जिसको बाद में निकाल देंगे हम लोग, और 3 नोड होंगे आपके 201, 202, 203। ये एपीआई सर्विस का पोर्ट नंबर होता है, यानी जो रिक्वेस्ट एच ए प्रॉक्सी के पास आएगी वो तीनों नोड पे आगे ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसे ही ईटीसीडी के रिकॉर्ड पड़े हैं इसके अंदर, और ये रिकॉर्ड है इनग्रेस के। आगे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा राउटर नोड क्या होता है, तो ये रूल्स आपको समझ में आएंगे। अभी मेरे पास ऐसा मान लो वर्कर नोड है नहीं ना क्लस्टर में, तो मैं अपना राउटर नोड
मास्टर नोड के ऊपर ही रन करूंगा। तो राउटर के जो आईपी है ना, वो मैंने मास्टर नोड की आईपी मान ली है। ऐसे नीचे 201, 203। बट ये आईपी कंपनी प्रोस्पेक्ट की बात करूं मैं, तो जिस नोड पे आपका राउटर चलता है, जिस वर्ग, जैसे एक भाई ने मेरे से पूछा था कि इन्फा नोड क्या होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मेरा राउटर का पॉड होगा ना दोस्त, जिस नोड पे चलेगा उसको मैंने माना इन्फा नोड। तो उसका जो आईपी एड्रेस होगा वो यहाँ पे पॉइंट करना पड़ेगा आपको। इतना होने के बाद एच ए प्रॉक्सी में, एच ए प्रॉक्सी से पहले कुछ पोर्ट नंबर होते हैं, जैसे एपीआई पोर्ट नंबर, ईटीसीडी पोर्ट नंबर। ये फायरवॉल में आपको ऐड करने पड़ेंगे। ये पोर्ट नंबर मैंने फायरवॉल में ऐड कर दिया। सर इफ यू अलाउड, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एच प्रॉक्सी रिवर्स प्रॉक्सी। हम्म। मतलब ये अभी आप सेटअप कर रहे हो, ये एच प्रॉक्सी रिवर्स प्रॉक्सी मोस्ट ऑफ द टाइम ये आउटसाइड द क्लस्टर हम कॉन्फ़िगर करते हैं, डीएनएस एच प्रॉक्सी रिवर्स प्रॉक्सी, एंड इनसाइड द रिवर्स प्रॉक्सी देयर इज राउटर रोड आईपी, और उसके बाद में क्लस्टर रहता है। तो अभी ये सेटअप में एच प्रॉक्सी क्लस्टर के अंदर रहेगा कि बाहर रहेगा ये? ये एक्सटर्नल नोड है दोस्त एच ए प्रॉक्सी का। अब अच्छा। तुमने बोला कि मेरी कंपनी पहले से और बैलेंसर कॉन्फ़िगर है, तो दोबारा से बैलेंसर की नीड नहीं है फिर आपको। मैं पहले पहले मैंने ये बात किया था मेंशन, कि अगर मेरी कंपनी के पास पहले से प्रॉक्सी सर्वर कॉन्फ़िगर है, तो बस मुझे एपीआई के जो आईपी होते हैं रिकॉर्ड्स, ये वाले रिकॉर्ड्स मुझे रूल में डालने पड़ेंगे बस। जैसे ऑलरेडी मेरी कंपनी के पास F5 चल रहा है पहले सर, तो F5 की टीम से मुझे बोलना है कि मेरा जो एच मेरा जो एपीआई सर्वर है ना, उसकी रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर दो, और एक मुझे वीआईपी दे दो, जिस वर्चुअल आईपी से मेरा क्लाइंट और मेरे जो नोड्स होंगे वो कम्युनिकेट करेंगे आपस में। ओके, तो फिर ये ओपनशिप के इंफ्रा में एच प्रॉक्सी का आईपी कहाँ पे डालना पड़ता है, एच प्रॉक्सी सर्वर का, अगर एच प्रॉक्सी क्लस्टर के बाहर है? एच ए प्रॉक्सी क्लस्टर से बाहर है, अभी भी बाहर ही है वो तो मेरे केस में तो। अब उसका जो तो आईपी है ना, हाँ, वो कौन से जो फाइल में डालना पड़ता है? अगर मुझे कभी एक सिनारियो टेस्ट करना है, मुझे ट्रैफिक डायरेक्ट एच प्रॉक्सी को स्किप करके डायरेक्टली जो पॉड नोड पे क्रिएट है उस पे भेजना है, ये तो वो वो स्किप पॉड कैसे लेवल का करूँगा, एच ए कौन प्रॉक्सी सा नहीं है दोस्त फाइल में? ये पॉड लेवल का एच ए प्रॉक्सी नहीं है। ये हमारे इन्फा नोड, जो हमारे तीन मास्टर नोड के तीन एपीआई हो गए, तो तीनों एपीआई में से मेरा वर्कर नोड किससे कम्युनिकेट करेगा, ये उसका एच ए प्रॉक्सी है, ना कि हमारे जो एप्लीकेशंस के एच ए प्रॉक्सी होते हैं। वो तो ओसीपी के पास अपना इन हाउस होता ही है एच ए प्रॉक्सी, लोड बैलेंसर फॉर कंटेनर नहीं, वो टेक्नोलॉजी। समझ गया, पॉड का एच प्रॉक्सी नहीं, नोड का ही है। हाँ, पर अगर एच प्रॉक्सी बाहर है, एक सर्वर है वीएम का, उसमें तो यही बस क्या मैंने करोगे लिखा तुम, है उस बाहर वाले एच ए प्रॉक्सी में अपने मास्टर नोड के बैकएंड एंड पॉइंट्स ऐड कराओगे बस। हाँ, मतलब इंफ्रा नोड के और राउटर नोड के आईपी में रिवर्स प्रॉक्सी के बस वी हाँ, होस्ट फाइल में ऐड रखूंगा। कराओगे आप। तो अगर मेरे को कोई सिनारियो टेस्ट करना है, ठीक है। तो मतलब मेरे को उसमें एच प्रॉक्सी मतलब ये ओपन शिफ्ट के अंदर ये कौन सा फाइल मैनेज करता है कि जो ट्रैफिक आने के लिए अलाउ करेगा एच प्रॉक्सी रिवर्स प्रॉक्सी से? कोई तो एक फाइल रहेगा ना, वो कौन सा रहेगा तो फिर? नहीं नहीं नहीं, फाइल एक्चुअल में क्या होगा, अभी जब मेरा एपीआई सर्वर कॉन्फ़िगर होगा ना, हम्म, तो एपीआई सर्वर मेरा इस आईपी पे कॉन्फ़िगर होगा। हम्म, इस आईपी से सर्टिफिकेट वगैरह जो बनेंगे इससे बनेंगे एक्चुअल में। ये हमारा हम्म, एक्चुअल में तीनों मास्टर नोड का वीआईपी है। हम्म। ओके। तो कोई भी ट्रैफिक इस आईपी पे आएगा पहले, और ये आईपी तीनों एच ए प्रॉक्स, तीनों जो मेरे मास्टर नोड है उन पर ट्रांसफर करेगा मेरी क्वेरी को। अच्छा, अच्छा। ठीक है। सपोज अगर मेरे को एक सिनारियो टेस्ट करना है, इशू आ रहा है फ्लो में, हम्म। पायो 2 का इशू आ रहा है, तो मुझे चेक करना है कि एच ए प्रॉक्सी पे है जो मैंने एक बार सेटअप बाहर थोड़ा बनने दो, कॉन्फ़िगर। फिर मैं लॉगिन करके जब करूंगा तो ये पिक्चर समझ में आएगी कि ट्रैफिक कहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ पूरा। हाँ, ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आप कंटिन्यू करें, हाँ, ओके चलो। सेटअप बन जाएगा ना, फिर एक बार मैं लॉगिन करूंगा, फिर वो चीज़ समझ में आएगी प्रॉपर आपको। तो नाउ कहाँ पहुंचे हम लोग। ये रूल्स मुझे फायरवॉल में ऐड करने पड़ेंगे, और देन
ऐसे प्रॉक्सी की सर्विस को मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों। अब ये मुझे ये सब नहीं चाहिए, अभी एनएफएस की नीड नहीं है, एनएफएस सर्वर बाद में रेडी कर सकते हैं फॉर दी पीवी। सर जो पॉड्स बनाओगे क्यूबरनेटी में, उनका डाटा राइट कहाँ होगा? तो फॉर दी एक्सटर्नल वॉल्यूम आगे इसको एनएफएस को हम सीखेंगे, अभी इसका कोई काम नहीं है। अब बता रहा है कि ओसीपी इंस्टॉलेशंस की जो फाइल्स होती नाउ, अब वो ट्रिगर करो आप लोग। तो सबसे पहले एक एसएसएस कीजन करवा रहा है, क्यों? क्योंकि सभी नोड में लॉगिन करने के लिए ना हमारे पास कोई डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं होता। एक पब्लिक की होगी जो मैं हर एक नोड में कॉपी कराऊंगा, और जितने मास्टर वर्कर नोड्स होंगे उनमें ऑथेंटिकेट कराऊंगा मैं, की से लॉगिन करूंगा आई मीन। आर एच सी ओ एस नाम का जो कोर ओएस होता है ना, उसका बाय डिफॉल्ट कोई पासवर्ड नहीं होता सेट, हमको की के थ्रू लॉगिन करना पड़ता है। तो बता रहा मास्टर नोड पे एक काम कर लो, सॉरी हेल्पर नोड के ऊपर एक की बना लो पहले आप, और ये की आगे चल के ट्रांसफर होगी देखना हर एक वर्कर नोड के ऊपर, हर एक मास्टर नोड के ऊपर। कैसे ट्रांसफर करूंगा देखते हैं अभी। अब मास्टर और वर्कर नोड के कॉन्फ़िगरेशंस की फाइल्स बनाओ, जिसको बोलते हैं ओसीपी इंस्टॉलेशन फाइल। तो उसके लिए एक सेपरेट फोल्डर बिल्डअप करवा रहा है किसी नाम से। ये कोई प्रीडिफाइंड फोल्डर नहीं होता है, किसी नाम का फोल्डर बना सकते हो। बेसिकली इस फोल्डर के अंदर ही विल जनरेट इंस्टॉलेशन फाइल, जिनको आगे हर हर एक नोड में क्लोन करवाएगा देखना। तो फाइल का सैंपल पहले से बता रहा हमारे पास पड़ा हुआ है, नई फाइल बिल्डअप मत करो आप। जो रेपोजिटरी क्लोन किया था ना, उस फोल्डर में पहले से फाइल पड़ी हुई थी, जिस फाइल के थ्रू मैं ओसीपी इंस्टॉलेशन ट्रिगर करूंगा, ये वाली फाइल। एक सेकंड देना मुझे बस। ओके, इसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन फाइल। ठीक है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमको देनी पड़ती है, जैसे किस डोमेन में आप ओसीपी यू आर कॉन्फ़िगरिंग। ठीक है। वर्कर नोड बाद में भी ऐड कर सकते हैं, इसके नंबर से भी मैटर नहीं करता, ये नंबर 0 है कि 1 है मैटर नहीं करता अभी। कितने मास्टर नोड आपके सेटअप करना चाहते हो आप, क्लस्टर का नाम क्या होगा। ठीक है। और ये होता है क्लस्टर नेटवर्क सीआईडीआर। आगे जब नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा ना, तो ओसीपी क्लस्टर में आपको मालूम होगा दो टाइप के नेटवर्क होते हैं। एक इंफ्रा नेटवर्क जो 192 168 की रेंज का आ रहा है। क्या आ रहा है? 192 168 का जो रेंज का आईपी है ना, वो मेरा इन्फा का रेंज है, नोड का आईपी है। और 10.128 जो है ना, मेरे पॉड की आईपी की रेंज होगी। एक ओवीएस स्विच काम करता है, आपको मालूम होगा, जैसे इन दी क्यूबरनेटी वी कॉल कैलको नेटवर्क। और ओसीपी में जो स्विच काम करता है पॉड के लिए, उसको बोलते हैं ओवीएन स्विच। पहले ओवीएस नाम था, अब हो गया ओवीएन। ओवीएन जो स्विच बनेगा नोड के ऊपर, दैट इज कॉल्ड ओवरले नेटवर्क। उसकी रेंज होगी 10.128 की। ठीक है। और आगे चल के एक प्रॉक्सी आईपी बनता है, आपको मालूम होगा। पॉड का आईपी स्टैटिक होता नहीं है, तो पॉड को डिस्कवर करने के लिए हमको एक सर्विस आईपी चाहिए। तो सर्विस आईपी की रेंज है 170 to 30 की रेंज। यानी तीन नेटवर्क हो गए, एक नोड का नेटवर्क, एक पॉड का नेटवर्क, और पॉड के ऊपर सर्विस का नेटवर्क। ये दोनों नेटवर्क कब काम में आएंगे आगे मैं इसको ब्रीफ करूंगा नेटवर्क के अंदर। अभी थोड़ा समझो बात को, कि ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन टाइम हमको पॉड नेटवर्क और सर्विस नेटवर्क डिफाइन करना पड़ता है कंपनी में। ठीक है। अब ये क्लस्टर रेड हैट नेटवर्क से रजिस्टर करने के लिए एक टोकन होता है हमारे पास। ये टोकन कहाँ से मिलेगा हमको? ये टोकन बेसिकली ये पुल सीक्रेट से मिल जाएगा आपको यहाँ से। ये टोकन यहाँ पेस्ट कर दो। और एक पब्लिक की मैंने बनाया था, याद करो। ये पब्लिक की यहाँ से मैंने कॉपी किया, और यहाँ इसको मैंने पेस्ट मार दिया, बस।
अब मैं इसकी इग्निशन फाइल जनरेट करूंगा, देखना। वो इग्निशन फाइल से सिस्टम को बूट कराऊंगा जितने नोड्स हैं मेरे। ठीक है। तो इग्निशन फाइल बनाने के लिए मुझे कमांड चाहिए। इग्निशन फाइल बनाने के लिए मुझे कमांड चाहिए। उस कमांड को बोलते हैं ओपनशिफ्ट हाइफन इंस्टॉल कमांड। वो कहाँ से मिलेगी आपको? वो उसी पेज पे आना। ये देखो, ये बाइनरी है एक, ओपनशिफ्ट हाइफन इंस्टॉल लिनक्स। ये बाइनरी है। इस बाइनरी से मैं क्या करूंगा, इग्निशन फाइल जनरेट करूंगा, ओसीपी इंस्टॉलेशन वाली फाइल। थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है, एक सेकंड दो मुझे। सर इफ यू डोंट हैव एनी इशू, ये डाउनलोड होने तक एक क्वेश्चन पूछ लो आपको। हाँ दोस्त बोलो। ये कोर्स में मतलब ये सर्विस मेश का जो वर्किंग है, नहीं, वो मतलब एक्चुअल में डी और कॉन्फ़िगरेशन। टी का पार्ट नहीं है। ओके ओके। हैंड चैट्स। हाँ, वो ट्रेनिंग का पार्ट है। एक सेकंड, इतना स्लो क्यों चल रहा है? तो सर इनके पोर्टल से थोड़ा स्लो ही डाउनलोड होता है, हो आईबीएम सकता है। के। हम्म। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलो मीनवाइल आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। बट इस बाइनरी के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ये बाइनरी मेरे पास पहले से अगर पड़ा हुआ है तो फिर मैं सोच रहा हूँ। नहीं सर आप है। सर इग्निशन फाइल किसे बोल रहे हैं इसमें, इग्निशन फाइल किसे इग्निशन बोल फाइल जैसे पहले, आज से पहले एक टर्म्स था पीएक्सी बूट। रहे पीएस हैं? हाँ समझ पीएक्स। गया, हाँ मिनिमम बूटिंग के लिए रिक्वायर्ड फाइल जो हाँ, होगी जिसको ये पहले बोलते हैं। पीएक्सी बूट बोलते थे ना हम लोग, आजकल हाँ उसको इग्निशन ओके, फाइल बोलते थे। करेक्ट करेक्ट ओके। सर ये इसमें जो आपने 8.2 ओएस डाला था वो मिनिमल है, डेवलपर मोड में था? एक सेकंड, वॉइस काफी कम आ रहा है, दोबारा बोलना। जो 8.2 वाला आपने स्टार्ट हेल्पर नोड के लिए ओएस यूज किया था ना, वो डेवलपर मोड वाला था या फिर मिनिमल में, कौन सा वाला था वो? वो कंप्लीट ओएस नहीं दोस्त, वो मिनिमल एक बूट इमेज है बस, आईएसओ। डायरेक्टली कंप्लीट मतलब? ओएस तो मुझे अभी उठाना पड़ेगा कोर ओएस का, कहाँ से? इसी लिंक पे जाना पड़ेगा वापस, जहाँ से मैंने वो आईएसओ फाइल का आपको लिंक दिया था। कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये है, देखो ये वाला, ये वाला है। तो वो वाला बेयर जो आप मेटल, ये वाला। यूज किया था वो कहाँ से, मतलब ये तो यहीं से बूट लिया था? आईएसओ फाइल है बस आपकी। अच्छा वो वाला लिया था आपने? तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको उठाऊंगा और इसको भी डाउनलोडिंग करूंगा, कहाँ? हम्म। सर्विस नोड के ऊपर। नहीं, हेल्पर नोड बनाने के लिए जो यूज किया था ना, रेड आपकी रेड वॉइस रेड। मुझे कम आ रही, सबको आ रही दोस्तों? सही आ रही सर वॉइस। तो मुझे कम क्यों आ रही है? नहीं थोड़ा कम ही आ रही है, ठीक है, आवाज थोड़ा कम आ रही है मुझे। अभी ठीक है? ये मेरी साइड से प्रॉब्लम है क्या? तो 60 दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, ये क्लस्टर चलना ही बंद हो जाएगा तो? क्लस्टर एक्सपायर करेगा, दोबारा सेटअप करना पड़ेगा आपको, हाँ चलना बंद हो जाएगा। रील का सर जो ओएस आपने स्टार्टिंग में हेल्पर नोड बनाने के लिए डाला था वही वाला बात कर रहे हैं ना आपकी? नहीं, हेल्पर का तो आरएचएल 8.10 सिंपल आरएचएल का ओएस था दोस्तों वो तो। वो मतलब वही से हम डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं रेड हैट साइड से? हाँ, वो भी इंटरनेट से मिल जाता है आपको। मतलब डेवलपर वाला है या फिर उसे कोई अकाउंट क्रिएट डेवलपर करने से की? मिल जाता है, हाँ।
अच्छा अच्छा ठीक है। दोस्तों दो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने उठाए, देखो अभी मैंने ना आर एच सी ओ एस का एक तो आईएसओ फाइल था जो पहले डाउनलोड किया था, अभी आर एच सी ओ एस में और लेके आ रहा हूँ एक और जीजेड फॉर्मेट में। इस आर एच सी ओ एस को मैं क्या करूंगा, अपाचे वेब सर्विस के थ्रू ट्रांसफर कराऊंगा और हर एक मशीन के अंदर इसको मैं क्लोन करूंगा, देखना हार्ड ड्राइव में राइट करने के लिए। एक्चुअल में हार्ड ड्राइव में राइट जाके ये होगा, और जो मेरी जो आईएसओ फाइल थी ना उसके थ्रू तो मैं सिस्टम को बूट कराऊंगा बस। ठीक है, और इसको मैं जाके अभी देखना जब मशीन मेरा बूट कर जाएगा तो इसको मैं क्लोन कराऊंगा और मेरे हर सिस्टम की डिस्क में जाके राइट करूंगा इसको। मैं कमांड होती है आर एच सी ओ एस इंस्टॉल कमांड होती है एक। ठीक है, तो ये दो फाइल डाउनलोडिंग में मैं लगा दिया है। दिस इज फॉर इग्निशन फाइल जनरेट करने काम में आएगा ये कमांड, और ये मेरा आर एच सी ओ एस का 100% फुल ओएस है जिसको मैं हर वर्कर नोड पे मास्टर नोड पे राइट कराऊंगा हार्ड ड्राइव के अंदर। ठीक है, और तो सर एक पूछना था सर, उसमें जो आपने वीएम में डाले थे ना वो ओएस इंस्टॉल करते वक्त, तो वो कौन से वाले ओएस थे? वो तो आर एच एल 8.10 था, सर्विस नोड पे डाला था मैंने, इंटरनेट से मिल जाएगा आपको यहाँ। नहीं नहीं, मास्टर नोड में, ये ओसीपी नोड में, ये जो आपने। ये तो मेरे हाँ। कोर ओएस था जो मुझे यहाँ से लेके आया था मैं, वो यहाँ से मिल जाएगा आपको कोर ओएस तो। आईएसओ फाइल थी ना एक, हाँ। ये वाली फाइल थी इस तरह से। ओके। मिनिमल फाइल, ओके। तो सर ये डॉक्यूमेंट आपकी जो मतलब गिटहब पे है, वैसे ही डॉक्यूमेंट रेड हैट हाँ के इस पे भी सेम मिल जाएगा? डॉक्यूमेंट बस फॉलो करते जाना आपको एज इट इज। नहीं नहीं, ये डॉक्यूमेंट तो आपके इस पे ऐसा रेड हैट की साइट पर भी है क्या? हाँ रेड से का डॉक्यूमेंट है बेसिकली ये। आज सर वॉइस इसको को, फॉर्क कर सकते हैं ना आपके इस गिटहब वाले? हाँ मैंने भी इसको फॉर्क ही किया है, तुम भी फॉर्क कर सकते हो उसको। डाउनलोडिंग होना आई थिंक अभी 42 हुआ है, थोड़ा ब्रेक करते हैं 5 मिनट का, फिर मिलते हैं वापस। तो फाइनली ये इग्निशन फाइल जनरेट करने वाली कमांड्स आ गई हमारे पास। इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया कमांड को, तार हाइपन, देन क्या बोल रहा है, इसको यहाँ से क्लोज करो और इस कमांड से इग्निशन फाइल जनरेट करो बता रहा है। ये कमांड है। अच्छा एक बात बोल रहा है कि अभी आपकी जो मैनिफेस्ट है ना इंस्टॉल हाइपन कॉन्फिग डॉट वाई एम एल, उस मैनिफेस्ट में ड्राइवर का नाम चेंज हो गया है अभी। पहले ओपन शिफ्ट एस डी एन ड्राइवर था पॉड की नेटवर्किंग के लिए, जिसको ओबीएस बोलते थे। अभी ड्राइवर नेम क्या हो गया है, एक फाइल है, हाँ इस फाइल में ड्राइवर का नाम चेंज हो गया है अभी। अब हो गया ओवीएन क्यूबरनेटी, ये नाम चेंज हो गया है, ओवीएन हो गया बेसिकली प्लगइन का नाम। अच्छा, नया फीचर है क्या सर इसमें? 4.14 के बाद प्लगइन चेंज हो गया है अभी। ओके, ये हमारा इग्निशन फाइल बिल्डअप हो गया। तो इग्निशन फाइल से क्या हुआ है, ये आ गई मैनिफेस्ट सुनील, इनग्रेस सेटअप करने वाली, सीक्रेट पूरा क्लस्टर डिप्लॉय होगा ना पहले बूटस्ट्रैप नोड, ये उनकी फाइल्स हैं पहले कॉन्फ़िग फाइल। और एक फाइल और है, ये वाली फाइल। अब इन सभी फाइल को नेटवर्क में शेयर कर दो आप, जिससे मैं हर एक नोड पे जाके क्लोन कर पाऊंगा इनको सेटअप करने के लिए। तो बता रहा एक काम करो, अपाचे नाम की आपने सर्विस सेटअप की थी लास्ट टाइम, उस सर्विस में जाओ और एक अलग से फोल्डर बिल्डअप कर दो और सभी फाइल्स को यहाँ से उठा के कॉपी कर दो, कहाँ, उस पाथ के अंदर। इस सभी फाइल्स को यहाँ से कॉपी कर दो आप। इसमें बूट स्टेप की फाइल पड़ी है, मास्टर डॉट आई जी एन, वर्कर डॉट आई जी एन, ये होती है इग्निशन फाइल सुनील, इनसे मैं सिस्टम को बूट कराऊंगा देखना। ठीक है, हाँ ठीक है। और ये है मेरा ऑथेंटिकेशन फाइल, की एडमिन नाम का जो बनेगा ना यूजर, वो यहाँ से बनेगा।
और बता रहा साथ के साथ एक कोर ओएस आपने डाउनलोड नहीं किया होगा, उसको भी क्लोन कर दो। किस पाथ में? अभी हो रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसको भी उठा के यहाँ से मैं क्लोन कर दूंगा उसी पाथ के अंदर। ठीक है। और फिर आप जल्दी से क्या करो, बोल रहा है इन मशीन्स को पावर ऑन कर दो। एक, दो, तीन, चार। इन सिस्टम को पावर ऑन कर दो आप। आप एक बार रूट में आ जाओ, ऐसे sudo -i। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है, अभी सिर्फ बूट हुआ है। ये कोर ओएस आपका बूट हो गया इसके अंदर। ठीक है। अब यहाँ से मैं इग्निशन फाइल पुल करूंगा, कोर ओएस पुल करूंगा, तब ये मशीन प्रॉपर रेडी हो पाएगा। तो थोड़ा वेट करो, ये मशीन में वो आईएसओ डाउनलोड हो गई क्या? बहुत स्लो हो रहा है यार। कल से इसी सेटअप को हम यूज करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, फिर पूरा ट्रेनिंग इसी सेटअप में करेंगे। तुम लोग साइड बाय साइड अपना जो एसएनओ है ना, वो स्टार्ट कर लेना। तो सेम प्रैक्टिस में करते जाएंगे हम लोग। राम से मैंने ना एसएनओ 2-3 बार इंस्टॉल किया। मेरा वर्कर नोड है जो मास्टर और वर्कर नोड एक ही जो है, वो नॉट रेडी स्टेट में आ जाता है इंस्टॉलेशन के बाद। 12 घंटे 24 घंटे मैंने लैपटॉप रिस्टार्ट करके रखा उसके बाद भी। 24 घंटे एटलीस्ट उसको आप रखना पड़ता है आफ्टर इंस्टॉलेशन। उसके बाद तो ऐसा नहीं हुआ होगा शायद। नहीं सर, वो CSR फाइल को अप्रूव कराना पड़ेगा, वो पेंडिंग ही रहता है ना। अच्छा, वो आपने वो, अनरेडी स्टेट में चला जाता है। अच्छा आपने वो, हाँ। आप एक काम करना दोस्त, हम्म। अनरेडी आए ना अगर, तो एक कमांड चलाना, ये वाली कमांड। इसमें कमांड होगी ये वाली कमांड, ओसी गेट एम्प्रूव। ये ना कमांड दोस्त आप जो बोल रहे हो, हाँ, CSR फाइल है ये वो वाली सी फाइल है, गेट राइट? हाँ, CSR। हाँ। ये कमांड रन कर देना बस आप, दोनों कमांड। ओके, ये चैट पे भेज दीजिए। 24 घंटे के बाद उसके सीएसआर पेंडिंग रहते हैं, उनको अप्रूव करना पड़ता है। हाँ सर, वो स्टेल में चला जाता है सर। मैंने वरना वो स्टेल में आ जाता है फिर। हाँ, सही बोल रहे हाँ। हो। तो मैं CSR वही किया था, मैं ढूंढ रहा था CSR, जब अप्रूव किया तो हो गया मेरा रेडी। ये कमांड है। 24 आवर एटलीस्ट आप रखना, उसके बाद ही कमांड चला देना। ठीक है। ओके। 24 घंटे तो नहीं, बीच में भी हो जाता है, इतना तो खैर नहीं है। 4-5 घंटे के बाद सीएसआर पेंडिंग आ रहे होंगे, देखना उनको अप्रूव कर देना बस। एक्चुअली सर लैपटॉप छोड़ दिया जाता है ना, तो सर क्या हो जाता है ना, वो लॉग ऑफ हो जाता है, तो बाद में जब करते हैं तो नहीं दिखाता है, वो स्टिल दिखाता है। तो वही अप्रूव कराया, जब अप्रूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा, रेडी स्टेट में। हाँ। क्योंकि मैं सुबह वही वो दिन किया था, उसके बाद बंद कर दिया था, पड़ा था लैपटॉप ऑन कर छोड़ दिया था, लेकिन सुबह देखा तो स्टेल में था। तो बल्कि मैंने चैट भी डाला था कि क्या अच्छा, दोस्तों ये पार्ट 1 की रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दे रहा हूँ अभी। आज हम क्या करते हैं, ये इन्फा हमारा रेडी हो गया हमारा, ठीक है। ये मशीन्स में आज बंद नहीं करूंगा। कल हम जल्दी आके सेटअप, स्टार्टिंग के 10 मिनट में सेटअप अपना आगे कर दूंगा प्रोसीड। सेटअप चलता रहेगा, फिर मैं साइड बाय साइड ट्रेनिंग आप कर दूंगा स्टार्ट कर ला के, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी इसमें 1 आवर सेटअप चलेगा। सर्विस सेटअप होने में लगेंगे टाइम ना, तो अभी टाइम ऑलमोस्ट ज़्यादा हो जाएगा फिर आज। कल हम मिलते हैं एग्जैक्ट 8 बजे।
ठीक है, और स्टार्टिंग में जो भी अभी रिमेनिंग है उसको वाइंड अप करेंगे, फिर ट्रेनिंग करते हैं स्टार्ट हम कल से। ठीक है दोस्तों, ओके सर। कल मिलते हैं हम लोग 8 बजे। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।